evening, students of class 10. Today I am going to take a chapter of geography. We had done the layers of the atmosphere in the last class, and today I am going to discuss chapter heat, temperature, and global warming. The first concept that we are going to discuss is albedo. What do you understand by the albedo of the Earth? See, albedo is a ratio between the total solar radiation falling upon a surface to the amount reflected from it expressed as a decimal or a percentage is known as albedo. Albedo means what? See, once when the light of the sun, when the solar radiation falls on a surface, not all of it, इसका पूरा जो है वो absorbed नहीं होता, इसका कुछ part reflected back हो जाता है. तो albedo जो है, albedo ratio होता है किसके बीच में? जितना सोलर रेडिएशन किसी सरफेस के ऊपर पड़ता है और जितना रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है. और जब हम इस रेशियो को डेसिमल या परसेंटेज के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज एल्बिडो. नाउ व्हाट इज द अर्थ्स एल्बिडो? देखो, जितना सोलर रेडिएशन धरती के सरफेस तक पहुंचता है उसका 34% उसका जो है वो दोबारा स्पेस में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है. So this 34% of the solar radiation which is reflected back into space from the earth is called the earth's albedo. अब देखो, ये जो 34% है जो स्पेस में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है, उसके अंदर 25% क्लाउड्स रिफ्लेक्ट करते हैं, 7% जो अर्थ की चारों तरफ एटमॉस्फेयर है वो रिफ्लेक्ट करता है, तो ये हो गया 32%, and 2% is reflected back by the surface of the earth. तो अगर हम जितना सोलर रेडिएशन अर्थ के सरफेस तक रीच करता है उसको अगर हम 100% माने तो उसके अंदर 34% जो है वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है. दिस इज कॉल्ड द अर्थ्स एल्बिडो. ये 34% के अंदर 25% को क्लाउड्स यानी कि बादल रिफ्लेक्ट बैक करता है, 7% को एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक करता है और 2% को अर्थ का सरफेस रिफ्लेक्ट बैक करता है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव सोलर रेडिएशन. अर्थात देखो, अभी मैंने कहा कि 34% ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है. तो अर्थ का सरफेस तक जो द पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन जो अर्थ का सरफेस और एटमॉस्फेयर को हीट करता है, जो रिफ्लेक्टेड बैक नहीं होता है, वो कितना परसेंट हो गया फिर? 66%. तो ये जो 66% ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन है जो क्या करता है? एटमॉस्फेयर को और अर्थ का सरफेस को हीट करता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव सोलर रेडिएशन. नाउ सी सेकंड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ डज द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड. हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीटेड कैसे होता है? हाउ इज द एटमॉस्फेयर हीटेड? See, ये तो सबको ही जानता है, ये all of you know that the main source of heat of the atmosphere is solar radiation. एटमॉस्फेयर में हीट का जो मेन सोर्स है वो क्या है? सोलर रेडिएशन है. ये तो हम लोग सब जानते हैं that solar radiation is the main source of heat in the atmosphere. But you must remember, देखो, ये सोलर लाइट, द सनलाइट, ये सोलर रेडिएशन धरती का सरफेस तक पहुंचने के लिए इसको एटमॉस्फेयर के अंदर से होते हुए ये धरती तक पहुंचता है. लेकिन जब ये सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर का लेयर्स के अंदर से ये धरती तक पहुंच रहा है तो ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर को ज्यादा हीट नहीं कर पाता है. द सोलर रेडिएशन डज नॉट डायरेक्टली हीट द एटमॉस्फेयर मच. In fact, it is the Earth's surface that gets heated. अर्थ का सरफेस हीटेड हो जाता है, उसके बाद ये हीट, द अर्थ सरफेस गिव्स आउट दिस हीट. अर्थ का सरफेस हीट हो जाता है, फिर अर्थ का सरफेस इस हीट को धीरे धीरे छोड़ने लगता है. तो अर्थ का सरफेस जो हीट को छोड़ता है उससे एटमॉस्फेयर हीट होता है. नाउ सी, so therefore you find that the heating of the atmosphere is an indirect process. देखो, जो सनलाइट आता है
जो इनकमिंग सनलाइट आता है वो एटमॉस्फेयर को इनडायरेक्टली हीट करता है. नाउ हाउ डज द एटमॉस्फेयर गेट इनडायरेक्टली हीटेड? अर्थ जो हीट को छोड़ता है, अर्थ का सरफेस जो हीट को छोड़ रहा है, ये बेसिकली 4 प्रोसेस से द हीट दैट हीट हीट्स द एटमॉस्फेयर. द सरफेस, अर्थ का सरफेस से जो हीट छूट रहा है, बेसिकली 4 प्रोसेस से दैट हीट heats up the atmosphere. What are the processes? First process is radiation. Now what is this radiation? देखो सनलाइट अर्थ का हीट को, अर्थ का सरफेस को हीट करता है. और अर्थ क्या करता है? देखो जो सनलाइट आता है, सनलाइट इज sunlight, the sun, the solar radiation that comes in it comes in the form of short wave radiation. एटमॉस्फेयर इस शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. सन जब गर्म हो जाता है और सन जो हीट को छोड़ता है, सन का सरफेस, सॉरी गलत बोला, अर्थ जब हॉट हो जाता है तो अर्थ का सरफेस जो हीट को छोड़ता है, दैट हीट इज लेफ्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन. नाउ व्हाट हैपेंस? अर्थ ने जो हीट छोड़ा, अर्थ के एकदम करीब एटमॉस्फेयर के सबसे जो लोअर मोस्ट जो लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, वो हीट हो जाता है. फिर उससे क्या होता है? उसके ऊपर वाला लेयर्स हीट हो जाता है. तो इस तरह से बाय द टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल मतलब अर्थ, तो अर्थ से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन ऑफ हीट निकलता है, वो लेयर बाय लेयर अर्थ को, सॉरी एटमॉस्फेयर को हीट करता है. सबसे पहले अर्थ का सबसे नीचे वाला लेयर हीट होता है, अर्थ के सबसे करीब एटमॉस्फेयर का नीचे वाला लेयर हीट होता है, उसके बाद उसके ऊपर वाला, उसके बाद उसके ऊपर वाला. इन दिस वे द हीट स्प्रेड्स and heats up the atmosphere. The second process is conduction of terrestrial heat. Conduction means, देखो ये तुम लोग देखा होगा, मान लो एक टॉवल को हम गर्म करते हैं, सपोज वी हीट अप ए टॉवल, और उस टॉवल को हम एक ठंडा टॉवल के साथ हम लगा के रखते हैं, तो क्या होता है? थोड़ा देर बाद ये ठंडा टॉवल थोड़ा गर्म हो जाता है और ये गर्म टॉवल वो थोड़ा कम ठंडा हो जाता है, और दोनों टॉवल का हीट थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाता है. तो मतलब क्या हो रहा है? जो गर्म सरफेस है वो अपना हीट ठंडा सरफेस को ट्रांसफर करता है. दिस इज कॉल्ड कंडक्शन. द सेम थिंग हैपेंस, देखो आफ्टर द अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो एयर अर्थ का सरफेस का बिल्कुल एडजेसेंट है, वो क्या करता है? अर्थ का सरफेस का हीट, अर्थ का सरफेस से वो कोल्ड लेयर में, जो एटमॉस्फेयर के लेयर है वो कोल्ड है, अर्थ का सरफेस से वो कोल्ड लेयर में हीट ट्रांसफर होने लगता है. फिर ये लेयर हीट हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर वाला जो कोल्ड लेयर है वो हीट हो जाता है. सो इन दिस वे द वार्मर लेयर passes heat to the colder layer, this gets heated, it passes heat to the other colder layer. इस तरह से layer by layer the atmosphere gets heated. Next is convection. तो see, ये conduction जो है, ये conduction क्या होता है? You must remember that in conduction what happens? The heat spreads from the lower layer vertically. मतलब ये heated layer है, यहां से इस लेयर पे आता है, इस लेयर पे आता है, इस लेयर पे आता है, तो वर्टिकली हीट पास होता है. देखो मैं एक डायग्राम देखे ड्रॉ करके दिखाता हूं. मान लो ये हो गया हीटेड लेयर. आई शो यू द डायग्राम. मान लो दिस इज द हीटेड लेयर, तो ये लेयर, इसके ऊपर वाला लेयर कोल्ड है, तो यहां से हीट ट्रांसफर होके ये लेयर पे आता है. सो दिस लेयर गेट्स हॉट. नाउ दिस लेयर बिकम्स हॉट, दिस लेयर बिकम्स हॉट. अब इस लेयर से heat transfers to the upper next colder layer, so this layer gets hot. So you find that vertically the heat is spreading from the warmer layer to successive upper layers. So this is called the process of conduction. Radiation is what? Radiation is ये जो surface है, यहाँ से the heat just goes upwards. This is called radiation. Next we come to convection. What is convection? देखो air, जो एयर अर्थ के सरफेस के करीब है वो सबसे पहले गर्म हो जाता है. वंस द एयर बिकम्स हॉट, इट एक्सपैंड्स एंड इट बिकम्स लाइट. और लाइट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है. तो लाइट एयर जब ऊपर जाता है तो ये लाइट एयर के द्वारा जो जगह खाली छोड़ा गया है, ऊपर से ठंडा एयर उस जगह को भरने के लिए आ जाता है. फिर वो भी गर्म हो जाता है, फिर वो गर्म होके वो भी एक्सपैंड होके ऊपर चला जाता है. एंड इन दिस वे
the heat keeps circulating. So this is called the process of convection. Next we come to the process of advection. देखो advection में क्या होता है? Advection horizontal movement है, अर्थात here we have hot air, इसका बगल वाला जो लेयर है वो cold है. So what will happen? The hot air will move to the colder air, colder will move to the air will move to the hotter air. So इस तरह से हीट जब ग्राउंड के पैरेलल हॉराइजॉन्टली हीट इस तरह से स्प्रेड होता है, दैट इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टली जब एटमॉस्फेयर हीट होता है, दैट इज कॉल्ड एडवेक्शन. इसके अलावा कुछ हद तक जब ये हीट एटमॉस्फेयर के अंदर से, सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर के अंदर से आता है, तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, देखो जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर होता है, ये जो माइन्यूट क्वांटिटीज में एयर में प्रेजेंट है, तो वो थोड़ा हद तक, वो कुछ हद तक हीट को एब्जॉर्ब करता है. तो कुछ हद तक एटमॉस्फेयर डायरेक्टली भी सोलर रेडिएशन से एब्जॉर्ब होता है. इसके अलावा देयर आर सम माइनर प्रोसेसेस इन विच द एटमॉस्फेयर इज हीटेड, वो तुम लोग बाद में नोट से पढ़ लेना. नाउ सी, लेट अस बिफोर गोइंग फर्दर इनटू दिस चैप्टर, हम एक काम करते हैं, हम लोग हीट के यानी कि एयर टेम्परेचर का कुछ खास फैक्टर्स, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ स्पेशल क्वालिटीज ऑफ एयर टेम्परेचर हम लोग थोड़ा जान लेते हैं. देखो सबसे पहले कि एयर टेम्परेचर इज द हाईएस्ट in the equatorial region, because as you know the sun's light falls directly on the equator. तो इक्वेटोरियल रीजन में एयर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और पोलर रीजन में एयर का टेम्परेचर सबसे कम होता है. नेक्स्ट देखो, इक्वेटोरियल रीजन में, इन द इक्वेटोरियल रीजन करीबन सारा साल एयर का टेम्परेचर यूनिफॉर्म रहता है, अर्थात करीबन सारा साल एयर टेम्परेचर सेम रहता है. लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते रहते हैं, उतना वैसे वैसे क्या होता है, साल के अलग अलग समय एयर टेम्परेचर कमता बढ़ता रहता है. लाइक इन समर द एयर टेम्परेचर इज हाई, इन विंटर द एयर टेम्परेचर फॉल्स. एंड देन अगेन व्हेन वी रीच द पोल्स, जब हम पोलर रीजन में चला जाता है, वहां पे भी फिर क्या होता है, एयर टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. व्हेन वी रीच द पोल्स, वहां पे एयर टेम्परेचर करीबन सारा साल कोल्ड रहता है. नेक्स्ट इज सी, अर्थ के रेवोल्यूशन के, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन अर्थ क्या करता है, 66.5 डिग्री ऐसा टिल्ट होके अर्थ रेवोल्यूशन करता है. द अर्थ, व्हेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री. बिकॉज ऑफ दैट समर और विंटर, देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब समर आता है, सादर्न हेमिस्फीयर में विंटर आता है. सादर्न हेमिस्फीयर में जब समर आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर आता है. दैट इज, साल के अलग अलग समय एयर टेम्परेचर जब नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रहता है, उस समय एयर टेम्परेचर सादर्न हेमिस्फीयर में विंटर है इसीलिए कम रहता है. और जब सादर्न हेमिस्फीयर में समर आता है, यानी कि एयर टेम्परेचर ज्यादा होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त विंटर होता है, यानी कि एयर टेम्परेचर कम होता है. इसके अलावा देखो एक और फैक्टर है जिसके वजह से एयर टेम्परेचर में डिफरेंस आता है. वो फैक्टर क्या है, देखो जितने हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने लगते हैं, एयर टेम्परेचर फॉल होता है. सी, फॉर एवरी 1000 मीटर्स, यानी कि हर 1 किलोमीटर जब हम अर्थ का सरफेस से ऊपर जाते हैं, तो एवरेज में एयर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से फॉल हो जाता है, गिर जाता है. सो नेचुरली इसके वजह से क्या होता है, जब हम पहाड़ की ऊंचाई में, व्हेन वी गो टू सम प्लेस व्हिच इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स और ऑन ए माउंटेन, वहां के एवरेज टेम्परेचर प्लेन्स के कोई जगह के मुकाबले वो कम रहता है. देखो नाउ व्हाट इज दिस इंसोलेशन, हम लोग बार बार इंसोलेशन बोल रहे हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसोलेशन? सी, इंसोलेशन, इन प्लस SOL प्लस एशन. सो व्हाट इज इन, मतलब कमिंग इन, SOL मतलब द सोलर रेडिएशन. तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सोलर लाइट धरती तक आता है, अर्थ का सरफेस तक आता है, उसको बोला जाता है इंसोलेशन. ये इंसोलेशन हम लोग मेजर कैसे करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड
per square centimeter per minute. How we measure incoming solar radiation? We measure insolation by the amount of solar energy received per square centimeter per minute. देखो जितना सोलर इंसोलेशन ज्यादा होगा, जो जगह में सोलर इंसोलेशन ज्यादा होगा, नेचुरली वहां पे एयर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। अब कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि किसी भी जगह पे सोलर इंसोलेशन ज्यादा होगा या कम होगा? नंबर 1, एंगल ऑफ द सन। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। नंबर 3, दिन में कितने समय तक सनलाइट मिल रहा है। ये डिटरमाइन करता है कि किसी भी जगह पर कितना सोलर इंसोलेशन मिलता होगा, सोलर रेडिएशन मिलता होगा। देखो जितना समय तक, दिन जितना लॉन्ग होगा, द लॉन्गर द डे, naturally the insolation received will be more. Last is position of the earth on its orbit. तो ये जो चार फैक्टर है, ये चार फैक्टर डिपेंड करता है, डिटरमाइन करता है the amount of insolation received at a place. Next we go to a very important concept. And what is this concept? We are going to discuss about the Earth's heat budget. What do you understand by the Earth's हीट बजट? अर्थ का हीट बजट का मतलब क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। देखो अर्थ का हीट बजट मतलब आउट ऑफ एवरी 100 यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन, अगर हम सोलर रेडिएशन को 100 यूनिट करके नापे, 100 यूनिट्स, आउट ऑफ दैट 100 यूनिट्स जो अर्थ का सरफेस पे आता है, every 100 units of sunlight that reaches the outer surface of the earth का surface है ये atmosphere, तो out of every 100 units of sunlight जो atmosphere तक पहुंचता है, atmosphere की upper surface तक पहुंचता है, उसमें atmosphere सिर्फ 19 units को absorb करता है। atmosphere directly सिर्फ 19 यूनिट्स को एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज ए बैड एब्जॉर्बर ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। सोलर रेडिएशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। एटमॉस्फेयर इज ए बैड एब्जॉर्बर ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन। देयरफॉर ऑफ द 100 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशन दैट कम्स इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर सिर्फ 119 यूनिट्स को ही डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। 34 यूनिट, जैसे हम लोग पहले बोला है, 34 यूनिट्स क्लाउड्स, अर्थ के ऊपर जो स्नो, बर्फ से ढका हुआ जो जगह है, स्नोफील्ड्स, ओशंस, 34 यूनिट्स को दोबारा स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो हमारे हाथ में कितना रह गया? 47 यूनिट्स रह गया। ये 47 यूनिट्स ऑफ द इनकमिंग टोटल सोलर रेडिएशन अर्थ का सरफेस को हीट करता है। कब हीट करता है? दिन के वक्त। रात को क्या होता है? अर्थ क्या करता है? सारा दिन उसने जो हीट को एब्जॉर्ब किया था, रात के वक्त अर्थ उस हीट को छोड़ देता है, रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव्स। दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नाउ द एटमॉस्फेयर इज अ बैड एब्जॉर्बर ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन, दैट इज इनकमिंग सोलर रेडिएशन। लेकिन अर्थ जो हीट को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, एटमॉस्फेयर इज ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये जो 34 यूनिट अर्थ एब्जॉर्ब करता है और रात को छोड़ता है, ये 34 यूनिट के अंदर इसका आधा, इसका टोटल 50 यूनिट्स जो अर्थ एमिट करता है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोला, it absorbs 34 units out of the total 51 units of terrestrial radiation emitted by the earth. तो अर्थ जो 51 यूनिट्स एमिट करता है, उसके अंदर 34 यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेता है द एटमॉस्फेयर। द रिमेनिंग 17 यूनिट्स, बाकी जो 17 यूनिट्स रह गया, वो स्पेस में चला जाता है। ठीक है, इट गोज बैक टू स्पेस। Thus we see that इस तरह से क्या होता है, एक जो एटमॉस्फेयर से जो बाहर से सनलाइट आता है और जो सनलाइट जाता है, उसमें एक बैलेंस मेंटेन होता है
और दिन और रात दोनों समय जो एवरेज बैलेंस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वो सेम रहता है. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. Okay. Next we come to what do you mean by isotherm? See, isotherms are imaginary lines. Isotherms are some imaginary lines जिन लाइंस को हम मैप के ऊपर ड्रॉ करते हैं और ये लाइंस क्या करते हैं? ये लाइंस उन जगहों को one isotherm, every isotherm, isotherms are many lines drawn on the map and every isotherm उन जगहों को कनेक्ट करते हैं जिन जगहों का एवरेज सी लेवल टेम्परेचर, याद रखना जिन जगहों का टेम्परेचर सेम नहीं, जिन जगहों का एवरेज सी लेवल टेम्परेचर इज द सेम. अर्थात हम आइसोथर्म ड्रॉ करने के पहले क्या करेंगे कि हर जगह का एवरेज सी लेवल टेम्परेचर क्या होगा वो हम निकालेंगे और उसके बाद जिन जगहों का एवरेज सी लेवल टेम्परेचर इज द सेम उन जगहों को ज्वाइन करते हुए जो लाइन खींचेंगे दैट इज वन आइसोथर्म. देखो, अगर मैप के ऊपर जो आइसोथर्म्स हमने ड्रॉ किए हैं वो आइसोथर्म्स अगर बहुत करीब है, अगर करीब करीब है तो उसका मतलब है जो मैप एरिया हम देख रहे हैं उस मैप एरिया में एक जगह से दूसरे जगह का टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है. और अगर आइसोथर्म्स का लाइन थोड़ा दूर दूर है मतलब उस जगह का बड़ा जगह पे टेम्परेचर का चेंज बहुत ज्यादा नहीं है. द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म ओवर अ लार्ज एरिया. नाउ सी, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एयर टेम्परेचर. कौन कौन सा वो फैक्टर्स है जो एयर टेम्परेचर को अफेक्ट करता है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एयर टेम्परेचर? लेट्स सी. नंबर वन फैक्टर इज ऑब्वियसली लैटिट्यूड. व्हाई लैटिट्यूड? बिकॉज सी, owing to the earth is spherical in shape and earth क्या करता है? अर्थ 66.5 डिग्री एंगल में ये सन की चारों तरफ अर्थ घूमता है. सो द वर्टिकल रेज ऑफ द सन, अर्थ सन का जो वर्टिकल रेज है वो हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर और 23.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे डायरेक्ट रेज ऑफ द सन कभी नहीं होता. इसीलिए ऑल द प्लेसेस दैट लाई बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो जगह हैं, इन जगहों का टेम्परेचर इज ऑलवेज हायर, एवरेज टेम्परेचर इज ऑलवेज हायर देन दोज प्लेसेस विच लाई अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. देखो, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन जहां गिर रहा है वहां पे क्या होता है? जब सन ऊपर से गिरता है तो द सन लाइट स्प्रेड्स ओवर अ स्मॉलर एरिया. सनलाइट छोटे एरिया पे स्प्रेड होता है. दैट इज heat received per unit area is more. लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे the sunlight hits in a slanted manner, so the light is spread over a bigger area, so the heat received per unit area is less. Therefore all places above tropic of cancer and below tropic of capricorn are less hot than the places which are located within tropic of cancer and tropic of capricorn. Next, altitude, that is height from sea level. इसका already मैंने पहले बोला है कि हम sea level से जितने ऊपर उठते हैं for every 1 kilometer average temperature 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है. तो जितने हमारा जगह sea level से ऊंचा होगा उतना वो जगह ठंडा होगा. देखो, शिमला और दिल्ली फॉर एग्जाम्पल काफी करीब है, लेकिन बिकॉज शिमला इज लोकेटेड इन द हिल्स, शिमला का एवरेज एनुअल टेम्परेचर दिल्ली से काफी कम है. उसके बाद देखो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी के करीब में क्या होता है? देखो, समुद्र का जो पानी है, सी का जो वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. तो दिन के वक्त जब सन चमकता है, व्हेन देयर इज ड्यूरिंग द डे, सी वाटर बहुत जल्दी
हॉट नहीं हो पाता बिकॉज इट इज अ बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। लेकिन उसकी बगल में जो लैंड है, ये लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है बिकॉज लैंड इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो इससे क्या होता है, लैंड का ऊपर का जो एयर है वो भी गर्म हो जाता है, गर्म होके वो लाइट हो जाता है, एक्सपैंड करता है। लेकिन बगल में जो सी है, सी का वाटर कंपैरेटिवली काफी कूल है, इसीलिए सी का ऊपर जो एयर है वो ठंडा रहता है और वो भारी रहता है। तो क्या होता है, लैंड का ऊपर का जो गर्म हवा वो सी की तरफ चलता है और सी का ऊपर का जो ठंडा हवा वो लैंड की तरफ आता है। तो इसके वजह से क्या होता है, दिन के वक्त सी कोस्ट में लैंड के ऊपर जितना गर्म लगना चाहिए था लगता नहीं है, क्योंकि ठंडा सी ब्रीज लैंड की तरफ आते रहता है। रात को उल्टा हो जाता है, लैंड जितना जल्दी गर्म हुआ था उतना जल्दी लैंड ठंडा भी हो जाता है, और सी सारा दिन धीरे धीरे जितना गर्मी हुआ उस गर्म को वो बहुत जल्दी छोड़ नहीं पाता है। इसलिए ड्यूरिंग द नाइट व्हाट हैपेंस, द लैंड इज कोल्ड, द सी इज वार्म, so the air over the sea is light and warm, air over the land is cold and heavy. So now what happens, the warmer sea breeze blows towards the land and cold land breeze blows towards the sea. तो इसके वजह से सी का कोस्ट में रात को जितना ठंडा लगना चाहिए उतना ठंडा लगता नहीं है। सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर। सो इफ यू आर ऑन अ सी कोस्ट, सी कोस्ट में जो क्लाइमेट होता है उसको बोलते हैं मैरीटाइम क्लाइमेट। इसका इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि ना तो टेम्परेचर, दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ना कभी रात का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरता है। लेकिन समुद्र से दूर जो जगह होते हैं वहां पे रात का टेम्परेचर और दिन का टेम्परेचर में फासला, डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। सो इफ यू आर क्लोज टू अ सी, you will never experience too hot days, nor will there be too cold nights. Next is the alignment of mountains. See, mountains often affect the climate of a place. How? Because mountains often block the passage of air. हवा को ऊंचे पहाड़ अक्सर क्या होता है, हवा को रोकता है। मान लो यहां से कोल्ड विंड आ रहा है, ये माउंटेन जो है वो इस कोल्ड विंड को रोक लिया, तो नेचुरली पहाड़ का इस तरफ का जो जगह है that does not come under the effect of the cold wind. So this place might be hotter than the place on this side of the mountain. Again, if warm wind is coming from here and if there is a mountain in between, so naturally what will happen, the place on this side of the mountain will be saved from the warm wind on this side of the mountain. एक हिमालय की बात को ले लो, देखो हिमालय क्या करता है, ड्यूरिंग द विंटर एशिया की नॉर्दर्न पार्ट से काफी ठंडा हवा, नॉर्थ ईस्ट विंड इंडिया की तरफ आता है, लेकिन हिमालय उस हवा को रोक लेता है। और इसके वजह से क्या होता है, विंटर में इंडिया उतना ठंडा नहीं होता जितना ठंडा वो होता अगर वो कोल्ड नॉर्थ ईस्ट विंड इंडिया तक पहुंचता। और समर में हिमालय क्या करता है, दक्षिण से आता हुआ जो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड है जिसमें मॉइस्चर भरा रहता है, हिमालय वो साउथ वेस्ट मॉनसून विंड को रोक लेता है, जिसकी वजह से अक्रॉस नॉर्थ इंडिया भारी बरसात होता है। देखो अगर ये हिमालय नहीं होता तो इंडिया वुड हैव बीन अ हॉट डेजर्ट ड्यूरिंग द समर एंड वेरी कोल्ड डेजर्ट ड्यूरिंग द विंटर। तो इस तरह से अक्सर पहाड़ियां क्या करते हैं, पहाड़ किसी भी जगह का क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस या इफेक्ट करता है। उसके बाद देखो स्लोप ऑफ द लैंड। स्लोप ऑफ द लैंड से क्या होता है, अब देखो suppose this is a hill, slope of the land, say what happens due to the slope of the land. See, I'll draw a picture, I hope you can see. Suppose this is a mountain, the sunlight is coming from here. Suppose this is a mountain, sunlight is coming from here. So see what happens on this side, because the sunlight का direction ऐसा है, but पहाड़ का ये जो slope है इसमें sunlight directly पड़ रहा है। डायरेक्टली पड़ रहा है मतलब यहाँ पे सनलाइट थोड़ा कम एरिया में फैल रहा है, तो माउंटेन का इस साइड में ज्यादा हीट महसूस होगा। लेकिन इस साइड में जो ऑपोजिट स्लोप में है, जिस साइड से सनलाइट आ रहा है उसका जो ऑपोजिट स्लोप है, यहाँ पे देखो सनलाइट क्या कर रहा है, बहुत बड़ी इलाके में फैल रहा है, तो द हीट रिसीव्ड, तो हीट जो है वो ज्यादा एरिया में फैल रहा है।
इसलिए यहां पे इस स्लोप में ज्यादा कोल्ड होता है। तो माउंटेन का स्लोप की वजह से क्या होता है, माउंटेन का स्लोप का जिस साइड से सनलाइट आता है उन साइड में जो रीजन्स, जो जगह लोकेटेड है, वो ज्यादा हीट पाता है, और ऑपोजिट साइड में जिस साइड से सनलाइट आ रहा है उसका ऑपोजिट जो स्लोप है माउंटेन का, वो ज्यादा ठंडा होता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि हिमालय का जो सदर्न स्लोप्स है वो ज्यादा गर्म है कंपेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस। Then there is a phenomenon which is called, a very interesting phenomenon which is called the inversal of temperature, जिसको कहते हैं inversion of temperature. Now what is this inversion of temperature? देखो inversion of temperature में क्या होता है, देखो अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर सब चीज स्वाभाविक रहे, नॉर्मल रहे, तो उसमें क्या होता है, हम जितने ऊपर जाते हैं उतना ठंडा घटता है। यू नो, अभी थोड़ा देर पहले बोला कि फॉर एवरी 1 किलोमीटर टेम्परेचर जो है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से एवरेज टेम्परेचर घटता है। लेकिन कभी कभी पहाड़ में कुछ उल्टा हो जाता है। देखो, जब पहाड़ में मौसम बिल्कुल साफ रहता है, वेदर बहुत काम रहता है, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि जितना हम वादी से, वैली से ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर घटने के वजह इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर बिगिंस टू इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ये क्लाउडलेस नाइट्स में ज्यादा होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज ड्यूरिंग कोल्ड नाइट्स, क्लाउडलेस नाइट्स, कभी कभी क्या होता है, माउंटेन का अपर पार्ट्स में जो लैंड का रेडिएशन, लैंड से, जमीन से जो रात को जो टेम्परेचर लैंड छोड़ता है, ठीक है ना, जो टेम्परेचर रात को लैंड छोड़ता है, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस ऑन क्लाउडलेस नाइट्स, ज्यादा रेडिएशन होता है माउंटेन का अपर रीजन में कंपेयर टू द लोअर वैलीज। ये रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है माउंटेन का अपर रीजन से। तो रेडिएशन जब बहुत ज्यादा होता है तो माउंटेन का अपर रीजन में एयर टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है, लैंड बहुत ज्यादा ठंडा होता है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर फॉल कर जाता है। तो माउंटेन का अपर रीजन में क्या होता है, द एयर बिकम्स वेरी कोल्ड एंड हैवी, और वो कोल्ड एंड हैवी एयर पहाड़ से होते हुए वो नीचे आता है, और नीचे वादी में जो कंपैरेटिवली हॉटर विंड है, जो कंपैरेटिवली वार्मर विंड है, उसको धक्का मार के ऊपर भेज देता है। तो वादी जो है वो बहुत ठंडा हो जाता है, और पहाड़ का अपर रीचेस जो है वो कंपैरेटिवली वार्मर रहता है। देखो, जो एयर ऊपर से नीचे आता है दैट एयर इज कॉल्ड कैटाबेटिक विंड, और वैली से जो लाइट और हॉट विंड ऊपर की एनाबेटिक विंड। तो क्या होता है, देखो टेम्परेचर इनवर्स हो गया, अर्थात ऊपर रहना चाहिए था ठंडा, वैली में गर्म, लेकिन अब उल्टा हो जाता है, वैली बिकम्स कोल्डर एंड द अपर रीचेस ऑफ द माउंटेन्स बिकम वार्मर। ये नॉर्मली होता है जब लंबी रात होते हैं, आसमान क्लियर रहता है, और the atmosphere is and the weather is calm and stable, air is dry. Next is ocean currents. देखो, ocean currents are either warm or cold, और जहां पे जो कोस्ट के बगल से जो ओशन करंट गुजरता है वो वार्म है या कोल्ड है, इसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है उस जगह का एयर टेम्परेचर। बिकॉज कोल्ड करंट जो है वो एयर को कोल्ड बना देता है और एयर टेम्परेचर को घटा देता है, और वार्म करंट के ऊपर एयर जो है वो वार्म हो जाता है एंड द एयर टेम्परेचर बिकम्स वार्मर। सो वो सारे कोस्ट जिसके बगल से कोल्ड करंट जा रहा है वो ज्यादा कोल्ड होता है, और वार्म करंट जाने वाला जो कोस्ट है वो ज्यादा वार्मर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल ले ले, देखो नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कनाडा की बगल से पोलार रीजन से आता हुआ, नॉर्थ पोल से आता हुआ कोल्ड लैब्राडोर करंट बहता है। इसकी असर से कनाडा की नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ये कोल्ड होता है। अच्छा, नेक्स्ट, और वो फ्रोजन रहता है, करीबन सारा साल फ्रोजन रहता है। उसके बाद देखो क्लाउड कवर। ये क्लाउड जो है ये ब्लैंकेट का काम करता है। क्लाउड, अगर क्लाउड कवर हो तो क्लाउड क्या करता है, दिन के वक्त सनलाइट को धरती तक आने से रोकता है, सनलाइट क्लाउड से ही रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है।
तो दिन के वक्त अगर क्लाउड कवर रहे तो दिन के वक्त क्या होता है, दिन के वक्त द टेम्परेचर इज लोअर देन यूजुअल, बट ड्यूरिंग द नाइट व्हाट हैपेंस, जो अर्थ हीट रेडिएट करता है ये क्लाउड उस हीट को एस्केप करने नहीं देता. सो ऑन ए क्लाउडी डे द टेम्परेचर इज लोअर देन नॉर्मल, but on a cloudy night temperature is higher than normal. On a cloudless day the temperature is higher than a cloudy day. On a cloudless night temperature is less than a cloudy night. आया समझ में? मैं और एक बार रिपीट करता हूं. दिन में अगर बादल नहीं रहता है उस दिन का तापमान जिस दिन बादल होता है उस दिन से, अगर दिन में बादल हो, दिन में अगर बादल हो उस दिन का जो टेम्परेचर रहता है, अगर बादल ना हो उस दिन का टेम्परेचर ज्यादा होता है. रात में उल्टा होता है, अगर बादल होता है तो रात का टेम्परेचर ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, बादल नहीं होता है तो रात ज्यादा ठंडा होता है. उसके बाद देखो वेजिटेशन एंड सॉइल, अगर देयर इज अ लॉट ऑफ वेजिटेशन कवर, अगर फॉरेस्ट वगैरह हो तो उससे क्या होता है, फॉर पेड़ का जो पत्ते हैं वहां से ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन की वजह से एयर का भी टेम्परेचर ठंडा हो जाता है. जमीन अगर देखो, इफ यू हैव एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल क्या करता है, अपने अंदर मॉइस्चर सोख करके रखता है. तो जो जगहों पे एलुवियल सॉइल है वहां का एयर टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है, लेकिन अगर सैंडी सॉइल हो जो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है वहां पे एयर टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो वेजिटेशन कवर एंड द नेचर ऑफ सॉइल also affects air temperature. Now we come to a very important problem, that is global warming. What is global warming? See, global warming is the process of gradual increase of the average temperature of the earth. Why global temperature? मतलब अर्थ का जो एवरेज एयर टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बिकॉज एयर में ग्रीन हाउस गैसेस का quantity is increasing due to many reasons. Now, what are the principal greenhouse gases? Number one, carbon dioxide, carbon monoxide, methane, nitrous oxide, chlorofluorocarbon, CFC, water vapor, ozone, etc. These are the greenhouse gases. ये gases कहां से emit होते हैं? Coal mines, blast furnaces, motor vehicles, chimneys, फिर burning of fossil fuels like burning of diesel and all that, furnace of industries, electronic appliances like air conditioners and refrigerators. ये सारे जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने का ग्रीन हाउस गैसेस का सोर्स है. दीज आर द सोर्सेस ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. नाउ सी, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो काफी हद तक हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने पास रिटेन करता है. तो इसके वजह से क्या होता है, जब एयर में ग्रीन हाउस गैसेस, एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के क्वांटिटी बहुत बढ़ जाता है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस सोलर हीट को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख देता है और अर्थ का एटमॉस्फेयर को भी वो बहुत ज्यादा हीट कर देता है, और इसके वजह से एवरेज हीट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग. नाउ व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? नंबर वन, जो पोलर रीजन में जो ग्लेशियर्स है, जो आइस है, और हमारे माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एयर बढ़ने के वजह से दीज ग्लेशियर्स आर फास्ट मेल्टिंग. इससे क्या होगा, ओशन का सरफेस राइज हो जाएगा और जितने कोस्टल रीजन में या आइलैंड्स है जहां पर लो लाइंग रीजन्स है वो धीरे धीरे डूब जाएंगे, और ग्लेशियर्स मेल्ट होने के वजह से फ्लड्स, बाढ़ बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा. देखो, सी लेवल राइज हो जाएगा एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इन द लास्ट, ये कहा जा रहा है कि पिछले 100 साल में ऑलरेडी सी लेवल का एवरेज हाइट 10 से 25 सेंटीमीटर ये बढ़ गया है, बिकॉज द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री. और इससे काफी एरियाज ऑलरेडी ड्राउन्ड हो चुके हैं, एंड द वे वी आर गोइंग इन द कमिंग ईयर्स और सी का लेवल और बढ़ता जाएगा and many other low-lying areas are going to go under the sea. Not only that, when the average global air temperature changes, the climatic condition also changes, and with the climatic conditions, there is a change of
entire ecosystems and habitations. Natural vegetation is affected and also our agricultural pattern. देखो जब बारिश होना है उस समय बारिश होता नहीं है, या तो कम बारिश हो रहा है या तो ज्यादा बारिश हो रहा है. इसके वजह से क्या हो रहा है? Production of many crops are also affected. As climatic conditions go on changing, large number of new types of viruses and bacteria will come into existence and diseases will spread. और इंसान का जो इम्यूनिटी है वो भी धीरे धीरे घटता जाएगा and naturally there will be more and more diseases. As the global temperature increases, what will happen? Dry areas will increase and desert areas will spread. So these are some of the bad effects of global warming. Another bad effect is El Nino. I will not talk about El Nino because when I was taking the class on climate of India, उस वक्त मैंने एल नीनो एक्सप्लेन कर दिया था. तो ये एल नीनो फिनोमिना जो है, जो पूरा क्लाइमेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, ये एल नीनो ये एल नीनोस और ज्यादा बड़ा फ्रीक्वेंटली ऑकर करेगा और क्लाइमेटिक सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा. सो दिस इज योर चैप्टर ऑन हीट and air temperature. Please go through the class, listen to what I have said, go through the chapter, go through the notes which have been given. In case you have any doubts, wherever you are not being able to understand, I will expect you to give me a phone call and clarify your doubts. Okay? So please go through this chapter. Thank you very much.